न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है पेमेंट फर्म्स मस्ट रिवेल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन क्राइम केसेस। मतलब ये कि अगर कोई क्रिमिनल केस है और उस क्रिमिनल केस में अगर कोई पेमेंट फर्म हो गया, पेमेंट फर्म का मतलब जैसे आपके जो ऑनलाइन यूपीआई ऐप्स होते हैं जिसकी मदद से आप पेमेंट करते हैं, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, इस तरीके के। तो ये जो पेमेंट फर्म्स हैं इनकी मदद से आपका जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह किया जाता है इसको सिक्योर रखा जाता है। जाहिर सी बात है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपने अपना पैसा कहाँ खर्च किया है, कहाँ पे आपने लगाया है, ऐसे अब हर किसी को तो बताया नहीं जाएगा। तो इसका जो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जनरली इसको किसी को बताया नहीं जाता। ये कंपनीज वगैरह इस पूरे डाटा को सिक्योर रखती हैं। बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है रिसेंटली, उसमें यह बोला है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, किसी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल केस वगैरह अगर है और उस क्रिमिनल केस में अगर कहीं पे आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब पेमेंट फर्म्स ये इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते। ये जो है रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा एक केस में जजमेंट दिया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस केस में कोर्ट ने ये बोला है द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डाटा मस्ट यील्ड वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटरसेक्ट। मतलब ये कि ये बात तो देखिए सही है कि आपको जो पब्लिक है उसका डाटा आपने प्रोटेक्ट करना ही करना है, डाटा का प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। मगर ये डाटा प्रोटेक्शन जो है तब आप लागू नहीं कर सकते जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ में वो कन्फ्लिक्ट में आ रहा हो। अगर कहीं पे कोई केस चल रहा है, लेट से कोई टेररिज्म की बात कर लेते हैं कि कोई आदमी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल पाया जाता है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, नारकोटिक्स से रिलेटेड किसी चीज़ में पाया जाता है लिप्त, और हमको पता चलता है कि भाई उसने रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों में लगभग 1000 ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए थे जो शायद राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल है। अब अगर आपको पता चल जाए कि वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए गए थे, किसके बिहाफ पे किए गए थे, किसको किए गए थे, तो और जितने लोग शामिल हैं उन सब के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर उनके खिलाफ काम किया जा सकता है। बट ऐसी अगर ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हैं और ये पेमेंट फॉर्म्स वगैरह की मदद से किए गए थे और वो अब ये बोलते हैं कि साहब प्राइवेसी वगैरह जो है, इस पब्लिक प्राइवेसी है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो हम लोग आपको डाटा दे ही नहीं सकते, तो ये चीज़ जो है लागू नहीं हो सकती। आमतौर पर नो डाउट आपको पूरा हक है अपने पूरे जो भी कस्टमर्स हैं उनके डाटा के प्रोटेक्शन का, मगर अगर इस तरीके के केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस या उनके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कहीं पे मसला फंसता है, तब फिर आपको जो है यील्ड करना पड़ेगा। तब पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आप ये डाटा नहीं विथहोल्ड कर सकते। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आपको ये डाटा ये जो डाटा है ये देना पड़ेगा। Thus, digital intermediaries like PhonePe has no complete immunity under law from disclosing confidential information about transaction details / account credentials of registered users to police for investigating into a criminal case। तो जाहिर सी बात है, जितने भी आपके डिजिटल इंटरमीडिएरीज वगैरह हैं, फ़ोनपे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, और भी जितने यूपीआई के ऐप्स वगैरह हो गए, इनके पास में कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो किसी परिस्थिति में जो है ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स वगैरह से रिलेटेड। ये आपको तब तो करना ही पड़ेगा जब पुलिस वाले किसी इन्वेस्टिगेशन के केस में और खासतौर पे क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन के केस में आपसे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं। The protection of consumer privacy cannot stop lawful investigation to secure evidence and take it to its logical conclusion। वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि कंज्यूमर प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के नाम पे आपके किसी इन्वेस्टिगेशन को जो है रोका नहीं जा सकता और उस इन्वेस्टिगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने के रास्ते में इसको जो है एक बाधा नहीं बनाया जा सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंस में कोट भी कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट कोएग्जिस्ट विद अकाउंटेबिलिटी, कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, मगर साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। पता चला कि कोई आदमी जो है किसी को मर्डर वगैरह कराने के लिए जो है आपका पे कर रहा है ऑनलाइन, और 4 लोगों को वो पैसा जो है जंप करा के उसने एक से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे अकाउंट में भेजा और उससे फिर निकाल के वो पे कर रहा है जाके, और आप अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो है उसका डाटा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, मगर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई हैं इस तरीके के केस में आपको अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। वहां पर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को झुकना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रिवेल कर जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ में फ़ोनपे के द्वारा, फ़ोनपे प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक पिटीशन दायर की गई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब ये पूरा मसला क्या था, ये तो खैर ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस में कि भाई अगर कहीं पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आपको डाटा देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, सारी चीज़ें ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये पूरा केस क्या था इसको समझते हैं तो बात आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी।
तो होता यह है कि 2022 में कोई व्यक्ति था, उसने पेमेंट डिजिटल पेमेंट गेटवेज वगैरह से कुछ पेमेंट वगैरह किए थे और कुछ फ्रॉड वगैरह का केस होगा, ऑनलाइन फ्रॉड उसके साथ में हुआ था और उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना पैसा जो है खो दिया था। 2022 में ये घटना घटी होगी, डिजिटल पेमेंट गेटवेज की मदद से ऑनलाइन उसके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ और उसका काफ़ी सारा पैसा जो है उसने यहाँ से पे कर दिया, वो उसने उसका जो पैसा है चला गया। अब उसने एक ऑब्वियस सी बात है एफआईआर वगैरह कराई होगी, उसने पुलिस में जो है अपना कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर की होगी। पुलिस ने फिर इस पूरे मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आई कि उनको ये सारे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हुए थे जिसमें इसने अपना पूरा पैसा खो दिया था, उसके लिए जो भी आपके अलग अलग पेमेंट गेटवेज थे जिनका इस्तेमाल कर ये पैसा जो है गया था, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस ने इन पेमेंट गेटवेज से मांगी। ऐसे में फ़ोनपे ने ये बोलकर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि वो एक डिजिटल इंटरमीडियरी है और डिजिटल इंटरमीडियरीज के पास में इम्यूनिटी होती है इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से एज पर द लॉ। दो कानून उन्होंने हवाला दिया, एक था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 और दूसरा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जिसको बीबीई एक्ट भी बोला जाता है। उनका ये कहना था कि इन दोनों एक्ट्स ने या इन दोनों कानूनों ने हमको इम्यूनिटी दे रखी है जिसके चलते हम इस तरीके से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन्स वगैरह की वो किसी को भी जो है हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। ये पर्टिकुलर जो है बात हो गई। इसके बाद में जब इन पे और दबाव पड़ा होगा पुलिस वालों की तरफ से तो ये चले गए कर्नाटका हाई कोर्ट। अब कोर्ट में जाके जो है इन्होंने फिर इस बात को आगे रखा कि भाई जो ये दोनों कानून हैं जो हमको ये इम्यूनिटी देते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इनके तहत में हम ये इंफॉर्मेशन तभी डिस्क्लोज करेंगे जब एक ऐसा कोर्ट जिसके पास में इस तरीके का ऑर्डर देने का पावर हो या अधिकार हो, यानी कि कोर्ट्स ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन हमको ऑर्डर दे या फिर कोई ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, कोई कानूनी ऐसी बॉडी हो जिसके पास में इस तरीके की आपके ऑर्डर्स इशू करने की पावर्स जो हैं किसी कानून के तहत में हो, वो अगर हमको ऑर्डर करेंगे तब हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे पुलिस अगर हमसे बुला के बोल देगी या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो हमको किसी थाने से फ़ोन कर देगा या फिर हमको एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा तब हम जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, ऐसा इन लोगों का कहना था। कोर्ट ने इसके जवाब में ये बोला कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने घर परिवार के किसी मसले के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेसिकली किसी केस की आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उस बिहाफ में जो है उसने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ही है, ये कानूनी अधिकारी ही है और ये सीआरपीसी के तहत में काम कर रहा है और सीआरपीसी ने उसको ये पावर दिया है कि अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की पूरी प्रोसेस में अगर वो चाहे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसलिए आप ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे इन दोनों कानूनों का हवाला देकर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट 2007 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इनके आधार पर आप जो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने की बात कर रहे हैं इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, आपको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। ऐसा जो है कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया है। और उसके बाद फिर वही सारी बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि ये सारा पॉइंट इन्होंने लिखे हैं कि द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डाटा मस्ट यील्ड वेयर पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटरसेक्ट, और वो बाकी सारी बातें जो हम लोगों ने करी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट कोएग्जिस्ट विद अकाउंटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है ये केस भी अपने आप में बड़ा लैंडमार्क हो जाता है और आगे से भी अगर इस तरीके के मैटर्स कभी उठेंगे, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपके फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह कई बार लोगों से करवा दिए जाते हैं, कोई आपको जो है इस तरीके किसी तरीके से अगर फंसा ले किसी चीज़ में और आपसे इस तरीके के ट्रांजैक्शन करवा ले या कोई आपका लेट से कोई बारकोड वगैरह स्कैन करवा के कुछ आपका पैसा ले ले, तो उसके बाद में फिर वो बच नहीं पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली अब जब भी आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे और पुलिस वाले फिर उस केस की इन्वेस्टिगेशन में वो डाटा मांगेंगे तो आपकी ये जो बॉडीज़ वगैरह हैं, जो भी आपकी कंपिटेंट आपकी डिजिटल पेमेंट इंटरमीडियरी है, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। इससे इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो पाएगा और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की मदद से अल्टीमेटली आप जो भी आपका कल्प्रिट है उस तक जल्दी जो है पहुंच सकते हैं। और जल्दी पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिस भी आदमी के साथ ये फ्रॉड वगैरह हुआ है उसको जस्टिस जल्दी मिलेगा और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हितोत्साहित करेगा उन सारे लोगों को जो इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह में शामिल हैं। और ख़ास तौर पर जो आपके थोड़े नेइव किस्म के लोग हैं, नेइव से मतलब जिनको ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो आपके सीनियर सिटीजन्स हो गए, उन लोगों को जो फ्रॉड वगैरह ये लोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं इससे लगाम लगने में एक मदद मिलेगी। तो इस तरीके से ये न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग हो जाता है। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि क्या डिजिटल इंटरमीडियरीज वगैरह के पास में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है अंडर द लॉ फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन डिटेल्स
ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स टू पुलिस, तो जवाब हो जाएगा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपको कानून के तहत में किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए मांगा जाता है तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा कानून में खुद भी लिखा है कि अगर एक कोई कंपिटेंट कोर्ट है या फिर कोई एक आपकी जुडिशियल कोई एक सरकारी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी बॉडी है जो कानून के तहत में बनाई गई है, जिसके पास में पावर है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मांगने के, उन्होंने अगर आपसे रिक्वेस्ट करी है तो आपको देना पड़ेगा। और उसी में अब पुलिस वाले भी जो हैं शामिल हैं। इसकी व्याख्या जो है क्लियर कट कोर्ट के द्वारा कर दी गई है। तो ये कुछ, और इसके अलावा इस तरीके की अथॉरिटीज़ या इम्यूनिटीज़ कहाँ से मिलती हैं, तो ये भी अपने को याद रखना है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इन दो कानूनों के तहत में ये सारी इम्यूनिटी या ये पावर्स वगैरह कि आप ऐसे हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये पेमेंट इंटरमीडियरीज को भी मिलती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से अपने काम आ सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी में इसके ऊपर एक सवाल आपको इकोनॉमी के सेक्शन में देखने के लिए मिल जाए। चले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।